गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से इतिहास विषय से हूँ। आज हम बीए पार्ट प्रथम में प्रश्न पत्र द्वितीय के लेसन को पढ़ेंगे, अध्याय को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पुनः जागरण, इसका अर्थ कारण। तो पुनः जागरण शब्द मानव की स्वतंत्र प्रिय साहस को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बनाए गए थे व्यक्त करता है। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत के आस पास जो परिस्थितियां हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया वह है पुनः जागरण कहलाता है। ये कोई राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि क्या था, ये एक पुनः जागृति की एक मनोदशा। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। कि फिर से जागना मतलब जो हमारी धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के स्वार्थों ने इसे ढक दिया था, जो हमारे रूढ़िवादी अंधविश्वास और आ गए थे, उससे पुनः झकझोरना और जिस चीज़ को नगण्य माना जाता था उसके प्रति फिर आस्था जगाना, मानववाद का विकास करना, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देना, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति आदि पुनः जागरण काल में मुख्य हो गए थे या महत्वपूर्ण हो गए थे। या हम कह सकते हैं कि जो उन्नत यूनानी और रोमन सभ्यता मध्यकाल में लुप्त हो गई थी वह पुनः जागरण काल में फिर से सजीव हो गई। अब इसके कारणों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है पुनः जागरण होने की। अनेक घटनाओं के कारण होते हैं या अनेक घात प्रतिघात पुनः जागरण के रूप में उद्घाटित हुए हैं। तो क्या कारण रहे हैं जिनसे कि पुनः जागरण हुआ। अब पुनः जागरण का पहला पॉइंट हम लेंगे धर्म युद्ध। धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक लड़े गए थे। और किस किस के बीच में? मुसलमानों मतलब सेल्जुक तर्ज और ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थस्थल जेरूसलम को लेकर इसको धर्मयुद्ध की संज्ञा दी गई थी। और इन धर्मयुद्ध के कारण यूरोप वासियों का यूरोप के लोगों जो ज्ञान की प्रकाश से आलोकित थे उनके साथ इनका संपर्क हुआ। इन धर्म युद्धों ने यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। यूरोप के लोगों ने लंबी यात्राएं की। धर्म युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति नए लोगों से मिले तो क्या हुआ, उनके नए विचार भी आए। और जो युद्ध से लौटे थे उनका जो बौद्धिक विकास था वो विस्तृत हो गया। और उन्होंने अपने सीमित जीवन से उनकी जो अरुचि हो गई थी अब वो मतलब उनको सीमित जीवन से अरुचि हो गई थी। और मध्ययुग में तो लोगों को ये विश्वास था कि व्यक्ति के इहलौकिक और पारलौकिक जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं वे चर्च या ईसाई धर्म के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। और दूसरी, सभ्यता के संपर्क में आने से नवीन अनुभव प्राप्त कर लोगों को इस विश्वास का उन्होंने खंडन किया। लोगों के मस्तिष्क पर जो चर्च का प्रभाव था ना, अब वो क्या हुआ, निर्बल होने लगा था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म युद्ध जो है यूरोप के अलगाव की समाप्ति में सहायक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार धर्म युद्धों ने नवीन विचारों का प्रचार करके पुराने विचारों का जो है और विश्वासों एवं संस्थाओं को क्षति पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उसी के फलस्वरूप पुनः जागरण संभव हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा है व्यापारिक समृद्धि। धर्म युद्ध के कारण क्या हुआ, यूरोप के जो देश थे उनका देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम और एशिया माइनर के तटों पर भी बसे और इससे क्या हुआ, उनके व्यापार में वृद्धि हुई। और पुनर्जागरण की भावना के उदय ने भी इसमें सहायता पहुंचाई। व्यापारिक समृद्धि ने किस प्रकार से पुनर्जागरण में सहयोग दिया? पहला तो हम ये ले सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुंचे जहां वे नए विचारों और प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। दूसरा, व्यापार के विकास ने नए नगरों का निर्माण किया, जैसे कि वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, न्यूरेमबर्ग आदि, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया। यूरोप के नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लगे। तीसरा हम पॉइंट डालेंगे इसमें कि व्यापारियों के पास अधिक धन हो गया था। अब अधिक धन होने से उनको क्या हुआ, विद्या अर्जन का मौका मिला। और ये मध्ययुग में केवल किसके पास था? पादरियों के पास। इसी तरह इसका फोर्थ पॉइंट हम लेंगे, व्यापारियों ने चर्च की कड़ी आलोचना की
और उनके महत्व को कम करने की कोशिश भी की। चर्च क्या था? सूद लेने को पाप मानता था और व्यापारी इसका विरोध करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कागज और मुद्रण यंत्र पुनर्जागरण के कारण बने। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जोहानस गुटनबर्ग नामक व्यक्ति ने ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। कैक्सटन ने 1477 में छापाखाना स्थापित किया और धीरे धीरे सभी देशों में इस यंत्र का प्रयोग होने लगा। अब कागज और मुद्रण के आविष्कार के क्रांतिकारी परिणाम हुए। अब अधिक और अपेक्षाकृत कम पुस्तकें छपने लगी। अब कोई भी चीज़ें जैसे हस्तलिखित होगी तो नेचुरल है 1, 2 या 5 बनेगी, लेकिन अगर उसी को छापे खाने में मुद्रित किया जाएगा, उसका मुद्रण किया जाएगा, तो वो हजारों लाखों की संख्या में किताबें निकलेगी। इससे क्या हुआ, हर घर के पास जो है अपना पुस्तकालय हो गया, हर व्यक्ति के पास उसकी पुस्तक हो गई। तो ये पुनर्जागरण के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप से पूर्वी देशों को जो जाने वाले मार्ग थे, स्थल मार्ग, अब उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। क्योंकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लिया करते थे, अब अतः यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया। अब यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री और गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी। तब इन्होंने क्या करा, दूसरे मार्ग से कोशिश करी जाने की, जल मार्ग से या अन्य मार्ग से खोज निकालने के लिए व्यग्र हो गए और इन्होंने मार्ग ढूंढा भी सही। और इसी तरह से कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन और कला का केंद्र रहा था। इस्लाम में नवीन जो नवदीक्षित और बर्बर तुर्कों के लिए इनकी कोई उपयोगिता थी ना कि कोई महत्व था। अब क्या हुआ, यहाँ से जो आजीविका की खोज के लिए हजारों वैज्ञानिक, विद्वान और दार्शनिक कलाकार इटली, फ्रांस और जर्मनी चले गए। वे जाते समय उन्होंने क्या करा, रोम और यूनान का ज्ञान विज्ञान और नई चिंतन पद्धति को भी अपने साथ ले लिया। तो इस प्रकार से उन देशों में पुनर्जागरण का प्रसार हुआ। मंगोल साम्राज्य का उदय। 13वीं शताब्दी के मध्य में जो चंगेज खां था, उसकी मृत्यु के बाद कुबलाई खां शासक बना और उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि देश शामिल थे। साथ ही साथ उसका जो दरबार था विद्वानों, धर्म सुधारकों और व्यापारिकों का केंद्र भी था। मंगोल राज्यसभा पोप के दूतों, भारत की बौद्ध भिक्षुओं को, पेरिस, इटली और चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों, ज्योतिषाचार्यों का आदि से सुशोभित थी। अब आपस में जब सब बैठे साथ में एक ही दरबार में, तो उन लोगों में आपस में संपर्क हुआ और संपर्क और विचार विनिमय के आदान प्रदान का यूरोप के लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध जो वेनिस यात्री था मार्को पोलो, वो भी कुबलाई खां के दरबार में था और उसने अपनी यात्रा का काफ़ी बड़ा जो है विवरण भी प्रस्तुत किया। तो ये तो थी इसकी कारण, पुनर्जागरण काल के कारण। अब हम पुनर्जागरण काल की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहला तो था हमारा व्यक्तिवाद का विकास, तर्क पर बल, प्रयोग पे बल। अब जैसे जो मुख्य विशेषता इसकी थी वो थी मानववाद, जिसका मानववाद का क्या अर्थ है, मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन की को स्वीकार करना, उसके जीवन को सुधारने और समृद्ध तथा उन्नत बनाने का प्रयास करना। तो प्राचीन यूनानी साहित्य में जीवन के प्रति एक विशेष रुचि झलकती थी, क्योंकि यूनानी लोग संसार में रुचि रखते थे जिसमें वे रहते थे, और पुनर्जागरण युग में परलौकिक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देने की विचारधारा को ही मानववाद कहा जाता है। जो पेट्रोक वह मानववादी, अग्रणी मानववादी था। उसने अंधविश्वासों एवं धर्माधिकारियों की जीवन प्रणाली की खिल्ली उड़ाई। इसी तरह से इरेस्मस, ये भी मानववादियों में अग्रणी था, इसे मानववादियों का राजा भी कहा जाता था।
इंग्लैंड के जो टॉमस मूर थे उसने यूटोपिया लिखकर ये प्रमाणित कर दिया कि प्रख्यात मानववादी बनने के लिए अब इतावली भाषा के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तर्क पर बल दिया जाने लगा। अब किसी बात पर चर्चा की जानी थी तो उस पर तर्क वितर्क किया जाने लगा। प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का महत्व इस समय बढ़ गया था। आपस मेयर रोजर बेकन की रचना है ये आपस मेयर, और इसमें भावना का संकेत है ये। इसी तरह से प्रयोग पर बल का यही कि कोई भी चीज़ जब की जाती है तो उसको वास्तविक रूप में देखकर उसके बाद कार्य किया जाता है। सहज सौंदर्य की उपासना एक विशेषता थी, प्रमुख विशेषता। ये उपासना भौतिक और मानसिक दबाव से मुक्त थी। कला पर मानववादी प्रमाद को सटीक एवं यथार्थ पक्षों पर बल के रूप में देखा जा सकता था। इटली के कुछ कलाकारों जैसे लियोनार्दो विंची, अल्बर्टी शेनिन आदि कला में वैज्ञानिक मानदंडों को लागू करने की संभावनाओं के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने विषय पर विपुल साहित्य का निर्माण किया। तो ये था हमारे आज के वीडियो में पुनर्जागरण के कारण और उसकी विशेषताओं को आपने सुना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली ही क्यों है, साथ ही साथ उस समय जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या स्थापत्य के क्षेत्र में उन्नति हुई है, पुनर्जागरण काल में उन्नति हुई है या विकास हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।